अक्सर जब भी भारतीय शादियों का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही तस्वीर उभरती है। हाँ, वो एकदम भारी भीड़-भाड़ वाली तस्वीर। हाँ, मतलब हजारों मेहमानों की भीड़, हफ्तों तक चलने वाली तैयारियां, डीजे और खाने के अनगिनत स्टॉल्स। हाँ, और लाखों रुपए का भारी भरकम खर्च तो होता ही है। एकदम सही। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये किसी दो लोगों के मिलन से ज्यादा ना एक बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हो, जी जहां है। पूरा फोकस इस बात पर होता है कि समाज क्या कहेगा और तस्वीरें कैसी आएंगी। सही बात है। और इसी शोर शराबे और भव्यता के बीच ना कई बार वो मूल बात ही कहीं पीछे दब जाती है, जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। हाँ, वो दो लोगों वाला जो वो मुख्य पहलू है। बिल्कुल। मेरा मतलब है दो लोगों की आपसी सहमति और उनका एक साथ जीवन बिताने का वो बहुत ही व्यक्तिगत फैसला। सामाजिक मान्यता को इतनी ज्यादा अहमियत दे दी जाती है कि शादी की पूरी प्रक्रिया एक बेहद जटिल और तनावपूर्ण काम बन जाती है। यही तो सोचने वाली बात है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जरा कल्पना कीजिए, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया से इस इवेंट मैनेजमेंट वाले हिस्से को पूरी तरह से काट दें। दिलचस्प विचार है ना? मतलब अगर हम शादी को सिर्फ एक सीधे, स्पष्ट और पारदर्शी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में बदल दें, तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से ये रिश्ता कानूनी तौर पर अधिक सुरक्षित बन जाता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं। हमारे पास गया की एडवोकेट वंदना कुमारी द्वारा दी गई एक बहुत ही विस्तृत गाइड है। हाँ, वो गाइड काफी काम की है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज उन नए जोड़ों के लिए इस पूरी कानूनी प्रक्रिया यानी कोर्ट मैरिज की जटिलताओं को सरल बनाना है, जो इस कानूनी रास्ते को चुनना चाहते हैं। एकदम सही, ताकि उन्हें समझ आ सके कि प्रक्रिया असल में है क्या। हम ये समझेंगे कि कैसे बिना किसी बड़े खर्च के, बिना किसी झंझट और पूरी तरह से कानूनी तरीके से शादी की जा सकती है, खासकर उन स्थितियों में जहां मान लीजिए परिवार का समर्थन बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि जब समाज या परिवार का समर्थन नहीं होता है ना, तब कानून ही वो एकमात्र मजबूत ढांचा बचता है जो दो लोगों के फैसले को सुरक्षा दे सकता है। हाँ, सुरक्षा और मान्यता दोनों। बिल्कुल। स्रोत में जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया को समझाया गया है, वो उन लोगों के लिए एक तरह से रोड मैप है जो इस विकल्प को चुनना चाहते हैं, लेकिन वो जो लीगल भाषा होती है ना, उससे घबराते हैं। हाँ, कानूनी भाषा तो अच्छे को डरा देती है। तो सबसे पहले ना बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये कोर्ट मैरिज आखिर है क्या? सरल शब्दों में कहें तो मतलब स्रोत के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह से कानूनी शादी है जो सीधे कोर्ट या मैरिज रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर होती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें किसी भी धर्म या किसी भी तरह के रीति रिवाज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये उन लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता बताया गया है जो बिना ज्यादा खर्च के शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है। अच्छा, क्या बात है? हमारे समाज में तो माना जाता है कि जब तक अग्नि के फेरे न हो या समाज के सैकड़ों लोग गवाह न बने, तब तक शादी पक्की नहीं होती। हाँ, सामाजिक मान्यता के बिना तो लोग मानते ही नहीं है। वही तो। फिर कानून एक बिना रस्म रिवाज वाली शादी को इतना ठोस क्यों मानता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, समाज भीड़ को गवाह मानता है, लेकिन कानून सहमति को गवाह मानता है। अच्छा, सिर्फ सहमति? हाँ, जब आप रस्मों, रिवाजों और सामाजिक दबाव को हटा देते हैं ना, तो एक बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने पूरी प्रक्रिया का सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर आ टिकता है, और वो है दो स्वतंत्र व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति। ये तो सोचने वाली बात है। पारंपरिक शादियों में जहां हजारों लोग होते हैं, कई बार यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दूल्हा या दुल्हन में से किसी पर कोई पारिवारिक या भावनात्मक दबाव तो नहीं था। अच्छा, मतलब इतनी भारी भीड़ में वो दबाव छुप सकता है? बिल्कुल छुप सकता है। लेकिन कोर्ट मैरिज में, क्योंकि यह पूरी तरह से एक कागजी और कानूनी प्रक्रिया है, वहां कोई शोर नहीं होता। सिर्फ वो दो लोग होते हैं? हाँ, वहां सिर्फ दो लोग होते हैं जो कानूनी अधिकारी के सामने खड़े होकर आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करते हैं कि वे बिना किसी जोर जबरदस्ती के यह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गई। रस्मों को हटाने से कानूनी वैधता पर कोई सवालिया निशान नहीं बचता? एकदम सही।
यही कारण है कि इसे कानून की नज़र में इतना मजबूत और बिना झंझट का विकल्प माना जाता है। समझ गई। यानी ये भावनाओं या परंपराओं का नहीं, बल्कि नियम और शर्तों का खेल है। और जहां नियम आते हैं वहां ये भी तय होता है कि इस खेल को खेल कौन सकता है। हाँ, मतलब पात्रता या एलिजिबिलिटी। बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्या है? स्रोत में 4 बहुत ही सख्त शर्तें बताई गई हैं। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। हाँ, ये पहली शर्त है। फिर दोनों की आपसी सहमति का होना अनिवार्य है। और सबसे अहम बात, दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ इस उम्र वाले नियम पर थोड़ा रुकते हैं। लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18। क्या ये सिर्फ एक मनमाना नंबर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या इसके पीछे यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि लोग जवानी के जोश में आकर कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन न कर बैठे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से परिपक्वता या मैच्योरिटी को मापने का एक पैमाना है। अच्छा, मतलब कानून की नज़र में मैच्योरिटी। हाँ, कानून किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को तभी वैध मानता है जब उस पर हस्ताक्षर करने वाले लोग उसके परिणामों को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। ओह, लॉजिकल है। 18 और 21 वर्ष की आयु सीमा ये तय करती है कि दोनों पक्ष कानूनी रूप से वयस्क हैं और अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और ये जो दूसरी शर्त है कि कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, ये तो काफी स्पष्ट लगता है, लेकिन क्या इसकी जांच करना इतना आसान है? ये आसान बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए ये शर्त इतनी ज्यादा अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारा कानून मुख्य रूप से एक विवाह यानी मोनोगैमी के सिद्धांत पर चलता है। ये शर्त ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पिछली शादी को छुपाकर किसी नए व्यक्ति को धोखे में रखकर ये कानूनी रिश्ता ना बनाए। ओह, मतलब फ्रॉड से बचाने के लिए? बिल्कुल। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कोर्ट मैरिज नहीं बल्कि अपराध कर रहा है। कुल मिलाकर सहमति, उम्र और अविवाहित होने का यह स्टेटस इस पूरे कानूनी ढांचे की नींव है। तो मान लेते हैं कि एक जोड़ा इन सारी शर्तों पर एकदम खरा उतरता है। अब उनके सामने आती है कागजी कार्रवाई। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर में फाइल कितनी अहम होती है। स्रोत बताता है कि पहचान के लिए आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और जन्मतिथि का प्रमाण चाहिए। ये सब बेसिक दस्तावेज हैं। हाँ, ये सब सुनकर मुझे लगता है जैसे मैं किसी बैंक में एक नया जॉइंट अकाउंट खुलवाने जा रही हूँ। तुलना तो अच्छी है। लेकिन स्रोत में एक ऐसे दस्तावेज का जिक्र है जो इस फाइल को बैंक के फॉर्म से बिल्कुल अलग कर देता है। आप हलफनामे की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही अविवाहित होने का हलफनामा या एफिडेविट ऑफ अनमैरिड स्टेटस। क्या ये हलफनामा ही वो मुख्य पेच है जो इस पूरी प्रक्रिया को इतनी गंभीरता देता है? मतलब सरकार को विश्वास दिलाता है कि सब साफ सुथरा है? देखिए, आपकी बैंक अकाउंट वाली तुलना अच्छी थी, लेकिन बैंक अकाउंट में रिस्क सिर्फ आपके पैसों का होता है। हाँ, वो तो है। यहाँ रिस्क क्रिमिनल फ्रॉड का है। हलफनामा सिर्फ एक फॉर्म नहीं है जिस पर आपने टिक लगा दिया और बात खत्म हो गई। अच्छा, तो ये क्या है फिर? जब आप एक हलफनामा देते हैं तो आप कानून के सामने शपथ ले रहे होते हैं। ओह, मतलब ये एक तरह की पक्की कानूनी गारंटी है। बिल्कुल। आप मजिस्ट्रेट को लिखित में ये घोषणा कर रहे हैं कि आप अविवाहित हैं। ये एक बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी तय करता है आपके ऊपर। और बाकी के दस्तावेज? बाकी जो दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, वे सिर्फ तथ्य या फैक्ट्स स्थापित करते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है। लेकिन हलफनामा आपके स्टेटस की कानूनी गवाही है। समझ रही हूँ। अगर कल को ये बात झूठी साबित होती है, यानी आप पहले से शादीशुदा निकलते हैं, तो इसे सिर्फ एक गलती नहीं माना जाएगा। इसे अदालत में झूठ बोलना और धोखाधड़ी माना जाएगा, जिसके लिए जेल की सजा का कड़ा प्रावधान है। बाप रे, मतलब सीधे जेल? हाँ, इसीलिए स्रोत में इस दस्तावेज को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। मतलब आपने एक कागज पर हस्ताक्षर करके अपनी पूरी कानूनी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि जब फाइल तैयार हो गई, हलफनामा बन गया, तो आगे क्या? क्या जोड़ा सीधे कोर्ट में जाके उसी दिन शादी कर सकता है? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। हाँ, क्योंकि स्रोत में एक पूरी 5 कदम वाली प्रक्रिया समझाई गई है। पहला कदम है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में नोटिस फाइल करना। सही। और यहीं से शुरू होता है दूसरा कदम, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।
30 दिन का नोटिस पीरियड। हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल और कई बार सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हिस्सा होता है। तनावपूर्ण क्यों ना हो यार, जरा सोचिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है जिन्हें परिवार का समर्थन नहीं है। हाँ, जो अपने घर से भागकर या छुपकर शादी कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कानून कहता है कि आपकी शादी का नोटिस 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से एक बोर्ड पर लगा रहेगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये पूरी तरह से विरोधाभासी नहीं है? मतलब जो लोग सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, उनका नाम और पता 30 दिन के लिए पब्लिक कर देना, ये तो उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है ना? ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो पहली बार इस कानून के बारे में पढ़ता है। सतह से देखने पर यह सच में एक विरोधाभास लगता है ना? मुझे भी यही लगा। लेकिन हमें इसके पीछे के कानूनी तर्क को समझना होगा। कानून का काम सिर्फ दो लोगों को मिलाना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि कोई धोखा तो नहीं हो रहा। ये 30 दिन का समय एक तरह का फिल्टर है। किस तरह का फिल्टर? क्या परिवार वालों के लिए, ताकि वो आके बवाल कर सके? नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। ये नोटिस परिवार वालों के लिए नहीं है कि वे आकर कहें हमें ये लड़का या लड़की पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके लिए? रजिस्ट्रार ऐसी किसी भी पारिवारिक आपत्ति को सुनने के लिए बाध्य नहीं है। ये 30 दिन का समय सिर्फ और सिर्फ कानूनी आपत्तियों के लिए रखा गया है। कानूनी आपत्ति मतलब जैसे? मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी से ये बात छुपाकर दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा है। वो फ्रॉड वाला एंगल जो आपने पहले बताया था। बिल्कुल। इस 30 दिन के पब्लिक नोटिस के कारण अगर उसकी पहली पत्नी को या किसी और को ये जानकारी मिलती है तो वो आकर रजिस्ट्रार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है कि ये व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। एकदम सही। कानून को जल्दबाजी पसंद नहीं है। ये समय ये सुनिश्चित करता है कि ये शादी किसी धोखे, दबाव या गैर कानूनी तरीके से तो नहीं हो रही है। अब तस्वीर साफ हो रही है। यानी वो 30 दिन का नोटिस सामाजिक स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानूनी पारदर्शिता के लिए है। जी हाँ। अगर कोई कानूनी पेंच है तो वो इन 30 दिनों में सामने आ जाए। बिल्कुल। और जब ये 30 दिन की अग्नि परीक्षा बिना किसी कानूनी आपत्ति के पार हो जाती है ना, तब आता है तीसरा कदम, वेरिफिकेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपके सभी दस्तावेजों की अंतिम बार बहुत बारीकी से जांच होती है कि जो दावा आपने किया था वो पूरी तरह से सही है या नहीं। और इसके बाद आता है शादी का दिन, यानी चौथा कदम। हाँ, फाइनल दिन, जहां दोनों पक्षों को और उनके साथ 3 गवाहों को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। अब यहाँ भी एक सवाल है मेरा। पूछिए। जब लड़के और लड़की ने हलफनामा दे दिया, 30 दिन का नोटिस भी निकल गया, सब कुछ कानूनी रूप से चेक हो गया, तो फिर इन 3 गवाहों की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है? नहीं, गवाह कभी भी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होते। वे इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। अच्छा, कैसे? जब आप रजिस्ट्रार के सामने अंतिम रूप से शादी के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं ना, तो उन 3 गवाहों की मौजूदगी ये प्रमाणित करती है कि जिस जोड़े ने 30 दिन पहले नोटिस दिया था, ये वही जोड़ा है। मतलब वे पहचान की गारंटी लेते हैं? पहचान की और सबसे महत्वपूर्ण, सहमति की। अच्छा। हाँ, गवाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि ठीक उस क्षण में जब हस्ताक्षर हो रहे हैं, तब भी किसी भी पक्ष पर कोई दबाव नहीं है। वे इस ऐतिहासिक क्षण के कानूनी चश्मदीद होते हैं। वाओ, ये तो बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। और जब ये सब हो जाता है, तब आता है 5वां और अंतिम कदम, सर्टिफिकेट मिलना। मैरिज रजिस्टर होते ही आपको एक सर्टिफिकेट सौंप दिया जाता है, जो कि अंतिम सबूत है। हाँ, ये कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये आपकी शादी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली लीगल प्रूफ है, जिसे दुनिया की कोई भी अदालत आसानी से खारिज नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही स्पष्ट और तार्किक प्रक्रिया है। मतलब सीधे 5 कदम और आप कानूनी रूप से पति पत्नी बन गए। एकदम सही। अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं ना, तो जाहिर सी बात है दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आता है। खर्च का सवाल। बिल्कुल। इस पूरे काम का बिल कितना आता है और इस दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए? स्रोत में जो जानकारी दी गई है वो पारंपरिक शादियों के भारी भरकम खर्च को देखते हुए काफी हैरान करने वाली है। हाँ, अंतर तो बहुत बड़ा है। मतलब जहां आम शादियों में केटरिंग और सजावट पर ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं कोर्ट मैरिज में सरकारी फीस लगभग 500 से 1500 रुपए के बीच होती है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। लेकिन सिर्फ फीस कम होने का मतलब ये नहीं है कि इसे हल्के में लिया जाए। हाँ। स्रोत ने कुछ बहुत ही गंभीर सावधानियों की तरफ भी इशारा किया है। बिल्कुल।
स्रोत कहता है कि सभी दस्तावेज एकदम सटीक होने चाहिए, कोई भी फर्जी जानकारी